हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच के अंदर जेफ हार्डी बॉबी फिश को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहां पर हमें इस मैच के अंदर बॉबी फिश और जेफ हार्डी इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और ये जेफ हार्डी का एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर पहला सिंगल्स मैच था, इसलिए मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत में बॉबी फिश ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया, पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे जेफ हार्डी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जो कमबैक देखकर कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए एडम कोल काफी गुस्सा हो रहे थे। और एडम कोल के साथ साथ यहाँ पर डार्बी अलिन और स्टिंग ये दोनों भी लेफ्टर से मैच देख रहे थे। और फाइनली इस मैच के आखिर में जेफ हार्डी ने बॉबी फिश के ऊपर अपना फिनिशर स्वांटन बम लगा दिया और यहाँ पर बॉबी फिश को पिन कर जेफ हार्डी ने मैच जीत लिया है। और गाइस जेफ हार्डी ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और ये रिजल्ट देखकर एडम कोल काफी गुस्सा थे। लेकिन तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए और यंग बक्स यहाँ पर रिंग की तरफ जा रहे थे, जो देखकर एडम कोल काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि एडम कोल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आकर यंग बक्स हार्डीज के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और मैं भी यहाँ पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि यहाँ पर यंग बक्स और हार्डीज के बीच में क्या होता है। और जब यंग बक्स रिंग के अंदर गए तब हमें यंग बक्स और हार्डीज एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, पर यहाँ पर यंग बक्स ने हार्डीज के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर यंग बक्स बॉबी फिश को चेक करने के लिए गए, जो देखकर यहाँ पर एडम कोल काफी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एडम कोल को ऐसा लग रहा था कि यंग बक्स हार्डीज के ऊपर अटैक करने वाले हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए एडम कोल यहाँ पर काफी नाराज थे। तो देखते हैं कि हमें आगे चलकर एडम कोल और यंग बक्स इनके बीच में क्या देखने को मिलता है और क्या हमें डाउन द लाइन यंग बक्स और हार्डीज के बीच में एक मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के लिए विलियम डीगल का एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर विलियम डीगल ने कहा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब उनकी आज तक की सबसे बढ़िया क्रिएशन है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यानी कि जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनिसन और विल यूथा मिलकर बुचर, ब्लेड और एनली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले बुचर और ब्लेड ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी मैच शुरू हुआ, जहां पर हमें इस मैच की शुरुआत में ब्लेड ब्रायन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। और मैं एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर एनहेलिको और ब्रायन डेनिसन इनके बीच में बहुत ही बड़ा टेक्निकल रेसलिंग भी देखने को मिली है। और यहाँ पर बुचर और ब्लेड मिलकर विल यूथा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन जब फाइनली जॉन मॉक्सली को यहाँ पर टैग मिला तो मॉक्सली ने इस मैच के अंदर सभी के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और फाइनली यहाँ पर मॉक्सली से टैग लेकर ब्रायन ने एनहेलिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर विल यूथा और जॉन मॉक्सली इन दोनों ने बुचर और ब्लेड को रोक लिया, जिससे कि ब्रायन एनहेलिको के ऊपर अटैक कर पाए। और फाइनली यहाँ पर ब्रायन ने एनहेलिको के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे ब्रायन ने अपनी टीम यानी कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के लिए मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का एक बहुत ही बढ़िया मैच था और अब तक तो हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अनस्टॉपेबल लग रहा है। तो देखना पड़ेगा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को रोकता कौन है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने रिकी स्टार्स से पूछा कि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट्स ये एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाने वाले हैं, तो इसके ऊपर रिकी स्टार्स का क्या कहना है। और यहाँ पर रिकी स्टार्स इस सवाल का जवाब दे ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस यानी कि जंगल बॉय, लुचासोरस और क्रिश्चियन केज आ गए। और यहाँ पर अगर बातें करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जब रिकी स्टार्स ने जंगल बॉय से एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मांगा था, तब जंगल बॉय कोई भी मैच रेसल करने के लिए काफी एक्साइटेड थे, इसलिए जंगल बॉय ने रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट्स इनको वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मैच दे दिया है। लेकिन अब यहाँ पर जंगल बॉय चाहते हैं कि जंगल बॉय को भी रिटर्न में कुछ मिले और इसीलिए यहाँ पर जंगल बॉय ने रिकी स्टार्स को उनकी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। और जंगल बॉय ने कहा कि अगर जंगल बॉय को FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिलता है तो ये आगे चलेकर जंगल बॉय, रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट्स इनको एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच देने वाले हैं, जिस पर रिकी स्टार्स से तो पहले मना कर दिया। पर ये देखकर जब क्रिश्चियन केज ने रिकी स्टार्स की इंसल्ट की तो फाइनली यहाँ पर रिकी स्टार्स जंगल बॉय को FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच देने के लिए रेडी हो चुके हैं। जो बातें कि रिकी स्टार्स यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि जब जंगल बॉय और रिकी स्टार्स इनके बीच में FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में स्क्वायर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए स्क्वायर स्ट्रिकलैंड ने कहा कि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट्स ये दोनों ही काफी लकी हो चुके हैं, क्योंकि पहले इन दोनों ने चीटिंग कर स्क्वायर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली को हराया और अब आगे चलकर इन्हें एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मैच मिल रहा है। पर अब इनका लक काफी जल्दी खत्म होने वाला है और यहाँ पर कीथ ली और स्क्वायर स्ट्रिकलैंड ये मेक श्योर करने वाले हैं कि यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट्स और रिकी स्टार्स ये एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस ना बने। जो बात यहाँ पर कीथ ली और स्क्वायर स्ट्रिकलैंड ने कही तो देखना पड़ेगा कि इसके लिए कीथ ली और स्क्वायर स्ट्रिकलैंड क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर वार्डलो आते हुए दिखाई दिए, जहाँ इस वीक के डायनामाइट शो पर वार्डलो का एक सरप्राइज अपोनेंट के साथ मैच था
और यहाँ पर वार्डलो को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वार्डलो एडब्ल्यू कंपनी गोल्डबर्ग बन चुके हैं, पर जिनकी रेसलिंग स्किल काफी अच्छी है। और जब वार्डलो इस मैच के लिए आ गए तब वार्डलो की हथकड़ियां खोल दी गई और तभी यहाँ पर एमजेफ आ गए। और यहाँ पर वार्डलो से बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ इस वीक के डायनामाइट शो के लिए काफी खुश है, क्योंकि इस वीक वार्डलो का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वार्डलो से भी काफी तगड़ा सुपरस्टार है जो कि 7 फीट टॉल है, और ये कोई और नहीं बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग की डब्ल्यू मॉरिसी है। जो बात यहाँ पर एमजेफ ने कही, जिसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू मॉरिसी यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार यानी कि बिग कैस आ गए, और यहाँ पर वार्डलो के अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि बिग कैस ही थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डब्ल्यू मॉरिसी ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, और ये देखकर बैकस्टेज में एमजेफ भी काफी खुश हो रहे थे। पर जितनी देर तक डब्ल्यू मॉरिसी ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया उतनी देर तक हमें यहाँ पर क्राउड की तरफ से एंजो अमोरी के लिए चैंट्स देखने को मिले, जो कौन ही अगर आपको नहीं पता तो आपने क्लियरली डब्ल्यू मॉरिसी को डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी अंदर फॉलो नहीं किया। पर ये चैंट्स देखकर डब्ल्यू मॉरिसी काफी गुस्सा हो रहे थे, पर फिर भी डब्ल्यू मॉरिसी ने इस मैच के अंदर वार्डलो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वार्डलो को भी समझ आया कि वार्डलो यहाँ पर डायरेक्टली डब्ल्यू मॉरिसी को टेक डाउन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वार्डलो ने डब्ल्यू मॉरिसी के ऊपर टॉप रोप से एक बहुत ही बढ़िया मूवसॉल्ट लगाई। और ये देखकर मैं काफी हैरान था कि वार्डलो एक पावर ऑफ सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वार्डलो काफी हाई फ्लाइंग मूव्स कर सकते हैं। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर वार्डलो ने डब्ल्यू मॉरिसी के ऊपर अपना फिनिशर पावर बम लगा दिया, और इस बार डब्ल्यू मॉरिसी के ऊपर सिर्फ एक ही पावर बम लगाकर यहाँ पर डब्ल्यू मॉरिसी को पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर एमजेफ काफी नाराज थे, पर हमेशा की तरह वार्डलो का मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वार्डलो को हैंडकफ्स करने के लिए आ रहे थे, पर इस बार वार्डलो रेडी थे और इस बार वार्डलो ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो देखकर एमजेफ और शॉन स्पियर्स इन्होंने और भी सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लिए, और यहाँ पर वार्डलो ने अकेले ही करीब 50 सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक किया, जो देखने के लिए काफी इंपॉसिबल था, लेकिन फिर भी वार्डलो ने ऐसा किया। और फाइनली यहाँ पर वार्डलो ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को साइड में लगा दिया और माइक लेकर बातें करती वार्डलो ने एमजेफ से कहा कि वार्डलो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक एमजेफ और वार्डलो के बीच में मैच नहीं होता, और एमजेफ वार्डलो को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज नहीं करते। जो बातें यहाँ पर वार्डलो ने कही, और यहाँ पर एमजेफ काफी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि अगर वार्डलो ही चाहते हैं कि वार्डलो और एमजेफ के बीच में एक मैच हो जाए तो यहाँ पर एमजेफ वार्डलो को एक मैच देने के लिए रेडी है, और अगर वार्डलो एमजेफ को उस मैच के अंदर हराते हैं तो एमजेफ वार्डलो को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने वाले हैं। पर इस मैच के लिए कुछ कंडीशंस होंगे, जो कंडीशंस वार्डलो को मानने पड़ेंगे, और तभी एमजेफ वार्डलो के खिलाफ एक मैच रसल करेंगे। जो बात यहाँ पर एमजेफ ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एमजेफ वार्डलो के खिलाफ एक मैच रसल करने के लिए मान चुके हैं। पर अगर यहाँ पर एमजेफ की कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस अगर वार्डलो मानते हैं तो ही एमजेफ और वार्डलो के बीच में मैच होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि एमजेफ की कंडीशंस क्या होती है और क्या वार्डलो एमजेफ की कंडीशंस मानते हैं या नहीं, और मैं वार्डलो और एमजेफ इनके बीच में एक मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में डॉक्टर विट बेकर, जिमी हेटर, रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और फिर एक बार यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर विट बेकर ने कहा कि वो डॉक्टर विट बेकर और जिमी हेटर ही होने वाली है जो कि ये ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट जीतने वाली है, क्योंकि इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। जो बात यहाँ पर डॉक्टर विट बेकर ने कही, लेकिन यहीं पर बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि डॉक्टर विट बेकर को इतना सेल्फ ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर विट बेकर और जिमी हेटर ये दोनों ही टूर्नामेंट नहीं जीत सकती, क्योंकि इस टूर्नामेंट का एक ही विनर होने वाला है, और पॉसिबली आगे चलकर डॉक्टर विट बेकर और जिमी हेटर इनके बीच में एक मैच होता है तो गारंटी देती है कि डॉक्टर विट बेकर हारने वाली है। जो बातें कहकर यहाँ पर रूबी सोहो ने डॉक्टर विट बेकर और जिमी हेटर इनके बीच में थोड़ी फार दरार डालने का ट्राई किया, लेकिन यहीं पर बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि जब ये नो टचिंग रूल खत्म होने वाला है तब रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म मिलकर डॉक्टर विट बेकर और जिमी हेटर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर रूबी सोहो ने कही, तो देखना पड़ेगा कि मैं फाइनली एडब्ल्यू कंपनी विमेंस डिवीजन के अंदर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैचेस कब से देखने को मिलते हैं। पर इसके बाद फाइनली हैंगमैन एडम पेज इस वीक के डायनामाइट शो पर आए, जिन्होंने लास्ट वीक के डायनामाइट शो मिस किया था। जो क्यों किया था अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी का एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर सकते हैं। पर हैंगमैन एडम पेज के यहाँ पर आने के बाद टोनी शिवानी ने हैंगमैन एडम पेज से पूछा कि सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को एक मैच के लिए चैलेंज किया है, तो इस मैच के ऊपर हैंगमैन एडम पेज का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि हैंगमैन एडम पेज ऐसा कह सकते हैं कि सीएम पंक एक बहुत ही बड़ा रेसलर है, और हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक के खिलाफ एक मैच हासिल करने के लिए वेट नहीं कर सकते। पर यहाँ पर हैंगमैन पेज ऐसा नहीं कहने वाले, क्योंकि हैंगमैन पेज के लिए सीएम पंक सिर्फ एक विक्टिम है। और माना कि सीएम पंक अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन जब सीएम पंक नहीं थे तब हैंगमैन पेज एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं, और आउट ऑफ नोवेयर सीएम पंक रेसलिंग अंदर अपना कमबैक कर हैंगमैन पेज से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं ले सकते। और क्राउड के अंदर जितने भी लोग आए हैं जो कि सीएम पंक की टी शर्ट पहने हुए हैं, उन्हें हैंगमैन पेज बताने वाले हैं कि वो टी शर्ट वर्थ नहीं करता, और जब हैंगमैन पेज सीएम पंक को हरा देंगे तो सभी फैंस जाकर अपनी टी शर्ट वापस करेंगे और फैंस अपना रिफंड मांगेंगे, क्योंकि सीएम पंक की टी शर्ट की जैसे ही सीएम पंक भी वर्थ नहीं करते। जो बात यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज ने कही, और यहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि हैंगमैन एडम पेज यहाँ पर एक हील सुपरस्टार की तरह प्रोमो कट कर रहे थे, जबकि हैंगमैन एडम पेज एडब्ल्यू कंपनी के सबसे बड़े बेबी फेस में से एक है। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक इनकी स्टोरी के अंदर क्या देखने को मिलता है, और क्या हमें हैंगमैन पेज इस राइवलरी के अंदर स्टोरी अपना हील टर्न करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गाइस ये काफी बड़ी चीज होने वाली है, पर मैं नहीं चाहता कि हैंगमैन पेज अपना एक हील टर्न करे। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस राइवलरी के ऊपर क्या कहना है, और क्या आप हैंगमैन एडम पेज को एक हील सुपरस्टार देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो नहीं चाहता। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार यानी कोनोसुके टेकेशिटा के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला,
जहां पर हमें दिखाया गया कि वो कितने बढ़िया रेसलर है। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह ने कहा कि वो देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यहाँ पर कोनोसुगी जैसे इंटरनेशनल टैलेंट जो कि अब तक एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आया उसे एडब्ल्यू प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन सुपरस्टार यानी कि सतनाम सिंह जो कि बहुत पहले से एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आ रहे हैं उन्हें प्रमोट नहीं कर रही। जो बात यहाँ पर संजय दत्त ने कही और इसीलिए यहाँ पर बात करते हुए जे लीथल ने कहा कि जे लीथल की कोनोसुगी के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एडब्ल्यू कंपनी ने दुश्मनी स्टार्ट कर दी है और जे लीथल ये दुश्मनी खत्म करने वाले हैं। इसीलिए जे लीथल ने कोनोसुगी को यहाँ पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और इस मैच का रिजल्ट क्या आता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको एक 1-on-1 मैच के अंदर सैंटाना को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मैच शुरू होने से पहले सैंटाना ने क्रिस जेरिको पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सरप्राइजिंगली मैच शुरू होने से पहले सैंटाना ने यहां पर क्रिस जेरिको पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद जैसे तैसे कर फाइनली मैच स्टार्ट हुआ। और जब सैंटाना और क्रिस जेरिको दोनों ही रिंग के अंदर गए तब क्रिस जेरिको ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर क्रिस जेरिको काफी मजा कर रहे थे और इसी का फायदा उठाकर सैंटाना ने क्रिस जेरिको पर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए। पर यहाँ पर क्रिस जेरिको सैंटाना के बहुत ही बढ़िया मूव्स पर भी किक आउट कर रहे थे, जो देखकर सैंटाना काफी सरप्राइज थे और सैंटाना को इस मैच के अंदर डोमिनेट करता हुआ देख जे एस ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया और जब ऑवरी एडवर्ड से देख रही थी तब क्रिस जेरिको ने सैंटाना के ऊपर एक लो ब्लो लगाया और सैंटाना के ऊपर अपना फिनिशर यानी जूडस इफेक्ट लगाकर यहाँ पर सैंटाना को पिन कर क्रिस जेरिको ने मैच जीत लिया है। और हमेशा की तरह ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जे एस ने मिलकर सैंटाना और ओटिस के ऊपर अटैक कर दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर स्टोरी लाइन कहाँ पर जाती है और हमें कब तक एडी किंगस्टन का एडब्ल्यू कंपनी में रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस ये राइवलरी अब काफी देर से चल रही है और हमें अब तक क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन इनका एक रीमैच नहीं देखने को मिला। तो देखते हैं कि रीमैच कब होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर समोआ जो का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि जे लीथल को अपनी फाइट्स कंप्लीट करनी चाहिए और यहाँ पर जे लीथल समोआ जो को फेस करने के बजाय एक नए टैलेंट यानी कोनोसुगी की तरफ जा रहे हैं। पर समोआ जो तब तक जे लीथल का पीछा नहीं छोड़ने वाले जब तक समोआ जो को जे लीथल के खिलाफ एक मैच नहीं मिलता। जो बात यहाँ पर समोआ जो ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जे लीथल और समोआ जो इनके बीच में एक मैच कब होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एक और बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हमने देखा कि गन क्लब द अक्लेम के लिए गिफ्ट लाई थी और गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि सीजर्स थे, यानी कि फाइनली गन क्लब ने अक्लेम का ऑफर मान लिया है और यहाँ पर द अक्लेम और गन क्लब ये दोनों साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा इनका फ्यूचर कैसा होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर वासिटी ब्लॉन्ड्स और जूलिया हार्ट आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बातें करते हुए ब्रायन पिलमन जूनियर ने कहा कि जब से ब्रायन पिलमन जूनियर मैलेका ब्लैक के खिलाफ गए हैं तब से ब्रायन पिलमन जूनियर की लाइफ हेल बन चुकी है। पर ब्रायन पिलमन जूनियर के फादर ने सिखाया था कि उन्हें कभी भी गिव अप नहीं करना, इसलिए ब्रायन पिलमन अभी नहीं रुकने वाले। जो बातें कहकर यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने हाउस ऑफ ब्लैक को बुला लिया, जिसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक आ गई और यहाँ पर अगर हाउस ऑफ ब्लैक ने ब्रायन पिलमन जूनियर और ग्रिफ गैरिसन को घेर लिया और हाउस ऑफ ब्लैक ने ब्रायन पिलमन जूनियर और ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जूलिया हार्ट खड़ी होकर देख रही थी, जबकि वासिटी ब्लॉन्ड जूलिया हार्ट के साथ है। पर शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैलेका ब्लैक ने जूलिया हार्ट के आंखों के अंदर ब्लैक मिस फेंका था। पर वासिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक कर फाइनली यहाँ पर मैलेका ब्लैक जूलिया हार्ट की तरफ गए, जहाँ पर जूलिया हार्ट मैलेका ब्लैक को देखकर काफी डरी हुई थी और यहाँ पर बड़ी मैथ्यू जूलिया हार्ट को ग्रिफ गैरिसन के पास ले गए और बड़ी मैथ्यू ने जूलिया हार्ट के अंदर एक स्टील चेयर दे दी और यहाँ पर मैलेका ब्लैक चाहते थे कि जूलिया हार्ट ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अटैक करे। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर जूलिया हार्ट ने फाइट बैक किया और जूलिया हार्ट ने यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अटैक नहीं किया, जो देखकर मैलेका ब्लैक सामने आ गए और मैलेका ब्लैक ने जूलिया हार्ट का आई पैच निकाल दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब तक जूलिया हार्ट मैलेका ब्लैक के ब्लैक मिस से पूरी तरीके से इन्फेक्ट नहीं हुई। और इससे पहले कि मैलेका ब्लैक जूलिया हार्ट के आंखों के अंदर फिर एक बार ब्लैक मिस फेंके, यहाँ पर डेथ ट्रायंगल यानी कि पाक पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स आ गए, जिन्हें देखकर हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ से दूर भाग गया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हाउस ऑफ ब्लैक और डेथ ट्रायंगल के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जेट कारगिल के बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर जेट कारगिल काफी खुश थी क्योंकि जेट कारगिल ने अपनी एडब्ल्यू कंपनी की टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। पर यहीं पर बात करते हुए रेड वेलवेट ने कहा कि रेड वेलवेट ओएनआर कप टूर्नामेंट जीतने वाली है, जिससे उनकी फैक्शन यानी कि बैटरीज के पास काफी सारे अकम्पलिशमेंट आ जाए। जो बात यहाँ पर जेट कारगिल और रेड वेलवेट ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट की क्वालिफाइंग मैच के अंदर डांटे मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच एडब्ल्यू कंपनी तो बहुत ही बड़े हाईफ्लाइज के बीच में था, इसीलिए मैं मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। और गाइज इन दोनों ने भी इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर की है, क्योंकि हमें इस मैच के अंदर रे फिनिक्स और डांटे मार्टिन इन दोनों की तरफ से बहुत ही बड़े हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले और कई बार डांटे मार्टिन ने हाई फ्लाइंग मूव्स के अंदर रे फिनिक्स को पीछे छोड़ दिया, जो देखकर रे फिनिक्स भी यहाँ पर काफी सरप्राइज थे। और हमें इस मैच के अंदर ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। पर एक फाइनली एक बहुत ही बड़े हाई फ्लाइंग मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली रे फिनिक्स डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर रे फिनिक्स ने मैच जीत लिया है और रे फिनिक्स ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर रे फिनिक्स और डांटे मार्टिन इन दोनों ने एक हैंडशेक किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रे फिनिक्स डांटे मार्टिन की परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। और गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच था। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन और स्टिंग का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने कहा
कि अगर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर डार्बी एलिन और जेफ हार्डी का मैच होता है तो डार्बी एलिन मैच रसल करने के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि डार्बी एलिन काफी दिनों से जेफ हार्डी को फेस करना चाहते थे। जो बात यहाँ पर डार्बी एलिन ने कही तो देखना पड़ेगा कि ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर डार्बी एलिन और जेफ हार्डी का मैच होता है या नहीं। पर इसके बाद में डायमा शो पर करंट AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि थंडर रोजा आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा AEW कंपनी अंदर सिंपल एज ए रेसलर आई थी, पर थंडर रोजा को भी नहीं पता चला कि थंडर रोजा AEW कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कब बन गई। पर अब AEW कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा को काफी तगड़ा चैलेंज चाहिए। जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही और थंडर रोजा ने यहाँ पर सेरेना डेप को बुला लिया, जो कि पहले थंडर रोजा का आइडल थी। और यहाँ पर अगर बातें करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि सेरेना डेप इस चीज से काफी खुश है कि थंडर रोजा फाइनली AEW कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर सेरेना डेप ने कहा कि AEW कंपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप किसी ऐसे रेसलर के पास होनी चाहिए जो कि उस चैंपियनशिप को प्रेस्टीजियस चैंपियनशिप बनाए। जो बात यहाँ पर सेरेना डेप ने कही। और यहाँ पर थंडर रोजा ने कहा कि अगर सेरेना डेप चाहती है कि थंडर रोजा अपनी AEW कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सेरेना डेप के खिलाफ डिफेंड करे तो थंडर रोजा इस मैच को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि सेरेना डेप थंडर रोजा का आइडल है और हमें बार बार अपने आइडल को फेस करने का मौका नहीं मिलता। जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और गाइस ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर यहीं पर हमें जॉन सिल्वर के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जॉन सिल्वर ने नेक्स्ट वीक के डायमा शो के ऊपर CM पंक को एक 1-on-1 मैच के लिए चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या CM पंक का क्या जवाब आता है। पर इससे के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमा शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि डियाना पराजो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इंटीरियम रिंग ऑफ ऑनर वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि मर्सिडीज मार्टिनेज खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और ये मैच दोनों चैंपियनशिप्स के लिए यानी कि अनडिस्प्यूटेड रिंग ऑफ ऑनर वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था, जिससे कि हमें फाइनली पता चलता कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की ट्रू वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस वीक के डायमा शो के मेन इवेंट के लेवल के हिसाब से ये मैच एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमा शो के मेन इवेंट के लेवल का नहीं था, पर फिर भी हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और ये मैच AEW कंपनी की वीमेंस डिवीजन से एवरेज मैच तो एक काफी बढ़िया मैच ही था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में मर्सिडीज मार्टिनेज ने डियाना पराजो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ड्रैगन स्लीपर लगा दिया, जो डियाना पराजो सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर डियाना पराजो ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि मर्सिडीज मार्टिनेज रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की अनडिस्प्यूटेड वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है। और इसी तरह इस वीक का डायमा शो ऑफे चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक शो था, पर मुझे लगता है कि इस वीक के डायमा शो का मेन इवेंट एक काफी बढ़िया मैच हो सकता था। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि शो के ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?